सभी दर्शकों को नमस्कार। ये वीडियो मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको किसी की आयु का आंकलन, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे बच्चे के माता पिता जन्म के साथ ही अपने बच्चे का भविष्य पूछने के लिए अपने गुरुजनों के पास जाकर के प्रश्न करते हैं। गुरुजी, हमारे घर में बेटा हुआ है, बच्चा हुआ है, बेटा हो या बेटी हो। तो ऐसी अवस्था में वो पूछते हैं कि पहले तो ये बताइए, बच्चे के जो ग्रह हैं वो उसकी आयु को तो बढ़ाते हैं ना। प्रश्न यहाँ यही है। यहाँ हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा जब 8वें घर में होता है तो अष्टम चंद्रमा सदैव अरिष्ट कर देता है। और यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, मैं इस कुंडली में कोई भी लग्न नहीं बैठा रहा हूं, आपको सिर्फ समझना होगा, क्योंकि लग्न कोई भी हो सकता है। दिन में 6 लग्न 2-2 घंटे के होते हैं। मान लीजिए अष्टम चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपने देख लिया चंद्रमा अष्टम है, तो डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि अष्टम चंद्रमा है तो बच्चे के लिए आयु की हानि है। उसके ऊपर आपको ये देखना होगा कि ये चंद्रमा है अगर तो कितने अंश पर है और किस राशि में है। हम इसी जानकारी को आपके साथ बांटने जा रहे हैं। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसका मेरा प्रयास है, और आपको जानने के लिए सहजता, आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म कन्या लग्न में हुआ है, तो कन्या लग्न से ठीक 8वें में मेष राशि पड़ती है, यानी कि मेष राशि आती है। तो 8वें में जहां मून लिखा हुआ है, यानी चंद्रमा, मून माने चंद्रमा, तो चंद्रमा यदि मेष राशि में अष्टम स्थान बैठे हैं और उसके अंश कितने हैं इसका ध्यान करना है। मेष राशि के 23 अंश तक जिस बच्चे के 8वें घर में चंद्रमा हो, ऐसे जातक का 23वें वर्ष में इंतकाल, मृत्यु हो जाती है। यानी ऐसे जातक को 23वें साल के अंदर ही मृत्यु का भय होता है। यदि हम ये बात किसी के माता पिता को कहते हैं तो सतर्क हो जाता है और पूछता है, गुरुजी हमें इसके बारे में उपाय बताइए कि मेरे बच्चे की आयु बढ़े। ठीक है, तो आपको ये बता दिया। अब एक बात और ध्यान देने की है कि अगर किसी बच्चे का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो और चंद्रमा अष्टम चले गए, 8वें घर में चंद्रमा हो तो अरिष्ट होता है, परंतु शुक्ल पक्ष में यदि रात्रि में बच्चे का जन्म हुआ है तो अरिष्ट भंग हो जाता है। और कृष्ण पक्ष में जिस बच्चे का जन्म हुआ हो दिन में, उसका अरिष्ट भंग हो जाता है 8वें घर में चंद्रमा होने पर। इसलिए सबसे पहले इस बात का बोध होना आवश्यक है। अब मान लीजिए शुक्ल पक्ष है और बच्चे का जन्म दिन में हुआ है, तो ऐसी अवस्था में दिन में होने के साथ उस बच्चे को अष्टम चंद्रमा अरिष्ट अवश्य करेगा। तो यदि मेष राशि में 8वें घर में 23वें वर्ष में जन्म मृत्यु का भय बताया गया, मतलब 23 अंश पर यदि चंद्रमा है तो 23 वर्ष में। इसी तरह अगर वृष राशि में चंद्रमा है और 21 अंश पर है तो 21वें वर्ष में मृत्यु का भय होता है। यदि मिथुन राशि में चंद्रमा 8वें घर में बैठे हैं 22 अंश पर, तो ठीक 22 अंश पर उसकी मृत्यु का भय बनता है। अगर कर्क के
22 अंश पर चंद्रमा बैठा है तो 22 वर्ष में मृत्यु भय। सिंह के 21 अंश पर चंद्रमा हो अगर तो 21वें वर्ष में मृत्यु का भय होता है। अब कन्या के चंद्रमा 8वें में हो 1 अंश पर तो 1 वर्ष के अंदर अंदर बालक के मृत्यु का भय रहता है। नंबर आता है तुला। अगर तुला राशि है 8वें घर में और चंद्रमा सिर्फ 4 अंश पर है तो 4थे वर्ष में मृत्यु भय होता है। वृश्चिक में चंद्रमा अष्टम बैठे हो 21 अंश तक तो 21 वर्ष में मृत्यु का भय होता है। इसी तरह धन राशि में चंद्रमा 8वें घर में हो और 18 अंश पर हो तो फिर 18वें वर्ष में मृत्यु का भय होता है। और मकर के चंद्रमा 8वें में 20 अंश तक बैठे हों तो 20 वर्ष पर जातक के लिए अरिष्ट होता है। रह गई कुंभ और मीन। अगर कुंभ राशि 8वें घर में है और चंद्रमा 8वें घर में बैठे हैं 20 अंश पर तो उसको 20वें वर्ष में मृत्यु का भय रहता है। इस तरह से मीन राशि के अगर चंद्रमा 8वें घर में 10 अंश पर हैं तो उसको 10 वर्ष तक की आयु बताई जाती है। ठीक है। हां, मैंने पहले जो बात कही है शर्त कि दिन में शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ हो बच्चे का और दिन में हुआ हो तो अरिष्ट होता है, रात्रि में हो तो अरिष्ट नहीं होता। इसी तरह से कृष्ण पक्ष में रात्रि में जन्म हुआ हो तो अरिष्ट होता है, दिन में जन्म हुआ हो तो चंद्रमा अष्टम अरिष्ट नहीं होता, परंतु फिर भी रोग इत्यादि रहते ही रहते हैं। 8वें घर के चंद्रमा अरिष्टकारी होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से चंद्रमा अष्टम स्थान पर कितना बाधक है और कितना साधक है, इस वीडियो में ये मेरा मंतव्य था बताने का। और इस वीडियो में मैंने कोई भी लग्न नहीं निकाला, लग्न नहीं बताया, क्योंकि 12 राशियों के अंतर्गत मैंने केवल चंद्रमा की स्थिति का वर्णन किया है। तो आप अपनी कुंडली में यह देख लें कि चंद्रमा अष्टम स्थान पर किस अंश पर और किस राशि में बैठा है तो अनुमान लगा लीजिए। और हां, यदि चंद्रमा अरिष्ट कर रहा है आपका तो ऐसी अवस्था में चाहे आपका हो या आपके घर में किसी का हो, परिवार में रिश्तेदारी में किसी का है, तो उसको आप बता सकते हैं कि भैया अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने लिए चंद्रमा अरिष्ट कर रहा है, इसलिए इसका उपचार अवश्य करें। तो ज्योतिष में कारण और निवारण दोनों ही दिए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य जन्म से पूर्व ही अपने प्रारब्ध को लेकर आता है। जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म है और क्रियमाण कर्म है, उसके अनुसार उस व्यक्ति को सदैव सुख और दुख मिलते रहते हैं। ऐसे ही जन्म कुंडली में अनेक योग हैं, भिन्न भिन्न योग हैं, और उन सभी योगों पर इस एस्ट्रो गुरु चैनल पर आपको हम अपने जानकारी के अनुसार जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप कितना समझते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको कुंडली देखने में शौक रखते हैं, आपको ग्रहों के बारे में जानकारी लेने का शौक है, रुचि है, तो आप के लिए ये सभी वीडियोस बहुत अच्छे साबित होंगे, क्योंकि मेरा आशय है, उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक मैं जानकारी दे सकूं। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं बड़ा विद्वान हूं, क्योंकि मैं भी जन्म से अनजान था, अनभिज्ञ था, अनपढ़ था। जन्म के बाद गुरुमुख से जो सुना और उसके बाद कईयों के कुंडली देखी, गुरुमुख के सुनने के बाद सीखा, उसको बताया। कुछ जो हमने अनुभव लिया
उसके आधार पर, और कुछ गुरुमुख से सुना और कुछ पढ़ा, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ही आप तक वीडियो देता हूं। ये मेरा प्रयास रहता है। यदि आपको चैनल पर कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और आपको जिज्ञासा है सीखने की ज्योतिष में, तो आप जरूर से जरूर हर एक वीडियो देखा करें। ये मेरा अनुरोध समझ ले, निवेदन समझ ले, और अथवा जिज्ञासा समझ ले कि आपको मुझे बताना है। अब आपके क्या विचार हैं, मुझे अपने विचार जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में मैंने चंद्रमा के अरिष्ट पर चर्चा की है। यदि आपको कुछ और जानना है तो कृपया अपनी टिप्पणी में, कमेंट में हमें जरूर विचार दें। बस इसी के साथ लेता हूं विदा। ओम नमो नारायण। पुनः किसी वीडियो में मिले।